जय हिंद दोस्तों। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने नॉर्दर्न बिहार प्लेन को कवर कर लिया था। इस वीडियो में हम बात करेंगे सदर्न बिहार प्लेन के बारे में। तो देखिए, जो सदर्न बिहार प्लेन का जो एरिया है वो 33,670 स्क्वायर किलोमीटर का है और ये एरिया गंगा नदी के साउथ से स्टार्ट होता है और छोटा नागपुर प्लेटू तक फैला हुआ है। यानी कि आप देख सकते हैं ऐसे गंगा नदी है और यहाँ से ये एरिया लेके छोटा नागपुर प्लेटू तक ये फैला हुआ है और ये है साउथ बिहार प्लेन का एरिया। अगर बात करें इसकी चौड़ाई की तो इसकी चौड़ाई देखिए, वेस्ट में जो है ये चौड़ा है और ईस्ट में जाके जो ये पतला हो गया है। और ये जो प्लेन है ये प्लेन बना हुआ है सैंडी सॉइल के डिपोजिशन की वजह से। यानी कि जो नदियाँ फ्लो करती हैं वो साथ में अपने जो है सैंडी सॉइल लेके आती हैं, उसकी वजह से इस प्लेन का फॉर्मेशन हुआ है। तो देखिए, जो साउथ बिहार प्लेन है ये मेनली फ्लैट है, लेकिन इसके अलावा यहाँ पे आपको कई हिल्स भी देखने को मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ मिर्ज़ापुर हिल प्रेजेंट है, यहाँ पे कैमूर की पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पे राजगीर हिल है, यहाँ पे खड़गपुर की पहाड़ियाँ हैं। तो प्लेन तो है लेकिन यहाँ पे हिल्स भी साथ में प्रेजेंट हैं। तो छोटा नागपुर प्लेट्यू के बाद का जो एरिया है, जैसे यहाँ पे प्रेजेंट है छोटा नागपुर प्लेट्यू, तो इसके बाद का जो एरिया है यहाँ पे आपको कई हिल्स देखने को मिलेंगे। जैसे कि रामशिला है, जेथिया है, प्रेटशिला और जो बिहार शरीफ का पीर हिल है वो भी प्रेजेंट है। इसके अलावा जब सदर्न बिहार की नदियाँ फ्लो करती हैं तो उसकी वजह से एक नेचुरल एम्बैंकमेंट बन जाता है। तो नेचुरल एम्बैंकमेंट क्या होता है? देखिए, जब नदियाँ फ्लो करती हैं, जैसे ये नदी है मान लीजिए, तो इसके जो साइड का जो एरिया होता है वो थोड़ा सा उठा हुआ होता है, तो इसी को हम बोलते हैं एम्बैंकमेंट। तो साउथ बिहार की जो ज़्यादातर नदियाँ हैं जब वो फ्लो करती हैं तो उसकी वजह से ये एम्बैंकमेंट जो है वो फॉर्म हो जाता है। इसके अलावा कुछ नदियाँ जो प्लेट्यूज़ और हिल से फ्लो करती हैं वो गंगा नदी से डायरेक्ट ज्वाइन नहीं करती, बल्कि वो क्या करती हैं, गंगा नदी के पैरेलल ही फ्लो करती हैं। इसमें से देखिए कुछ खास नदी हैं जैसे कि पुनपुन, क्यूल और फल्गु रिवर है। तो यहाँ इमेज में देखिए, जैसे आप देख सकते हैं ये फल्गु रिवर है और ये फल्गु रिवर देखिए गंगा नदी की ये पैरेलल जो है ये फ्लो कर रही है। और फल्गु रिवर जो है वो गंगा नदी में जाकर डायरेक्ट मिलती नहीं है, बल्कि गंगा नदी के पहले जो ताल वाला एरिया है, इस ताल वाले एरिया में ही आके ये फल्गु रिवर जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो इन नदियों का जो एम्बैंकमेंट होता है, इस एम्बैंकमेंट के साउथ साइड में जो है यहाँ पे प्रेजेंट है ताल वाला एरिया। और पटना से भागलपुर के बीच में जो ताल वाला एरिया है वो लगभग 25 किलोमीटर लंबा है। और इस ताल एरिया के कुछ एग्जाम्पल जैसे कि मोकम्मा ताल, सिंघोल ताल, मोर ताल और कबर ताल। तो यहाँ पे इमेज में देखिए, ये जो एरिया होता है इसको हम बोलते हैं ताल एरिया। देखिए, जो साउथ बिहार प्लेन है इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है सोन गंगा दोआब, या इसको आप भोजपुर प्लेन भी बोल सकते हैं, और ये जो है वो सोन नदी के वेस्ट में लोकेटेड है। उसके बाद है मगध प्लेन। मगध प्लेन जो है वो सोन नदी और क्यूल नदी के बीच में है। उसके बाद है अंग प्लेन, और अंग प्लेन जो है ये क्यूल नदी और राजमहल के बीच में है। तो यहाँ पे इमेज में देखिए, ये जो एरिया है ये भोजपुर प्लेन वाला एरिया है। उसके बाद ये देखिए, ये जो एरिया है ये है मगध प्लेन का एरिया। उसके बाद यहाँ पे आपको अंग प्लेन देखने को मिलेगा, ये वाला एरिया जो है ये अंग प्लेन का एरिया है। तो देखिए, जो बिहार का सदर्न प्लेन है वो कई पार्ट्स में डिवाइडेड है। जैसे कि पहला है चंदन प्लेन। तो यहाँ पे मैप में देखिए, ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये चंदन प्लेन है। तो देखिए, जो चंदन प्लेन है वो सदर्न बिहार के ईस्टर्न मोस्ट पार्ट में लोकेटेड है और बांका और भागलपुर का एरिया ये कवर करता है। और ये बना किसकी वजह से है? तो चंदन रिवर की वजह से ये बना है। और जो चंदन रिवर है ये राजमहल हिल से जो है ये ओरिजिनेट होती है, राजमहल हिल से ये नदी जो है निकलती है। इसके अलावा चंदन रिवर की एक ट्रिब्यूटरी नदी भी है जो कि दिगारिया हिल से निकलती है। और जो चंदन रिवर है ये निकलती है कहाँ से? तो राजमहल हिल से। तो देखिए, चंदन प्लेन जो है ये गंगा नदी से घिरा हुआ है नॉर्थ में, इसके नॉर्थ में गंगा नदी है। ईस्ट में जो है गोड्डा है, गोड्डा जो है एक डिस्ट्रिक्ट है झारखंड का, और साउथ में देवघर है, और वेस्ट में जमुई है। और जो चंदन प्लेन का नॉर्थ वाला एरिया है यहाँ पे काफ़ी मात्रा में फर्टाइल सॉइल जो है वो प्रेजेंट है। और जो साउथ पार्ट वाला एरिया है ये एरिया जो है थोड़ा सा अनड्यूलेटिंग है। इसका मतलब कि यहाँ पे जो ज़मीन है वो थोड़ी सी उबड़ खाबड़ है, वहीं जो नॉर्थ वाली ज़मीन है वो जो है प्लेन है। और चंदन प्लेन बिहार का लगभग 1/10 पार्ट जो है कवर करता है। और चंदन प्लेन का जो ये एक उबड़ खाबड़ वाला एरिया है जिसको हम बोल सकते हैं ये रक ट्रेन है, तो ये एरिया जो है वो फैला हुआ है बांका में, कटोरिया में, बेलहर में और भीटिया में। इसके अलावा इस प्लेन में जो है लोमी सॉइल भी पाई जाती है। लोमी सॉइल जो होती है वो सैंड, स्लिट और क्ले की मिक्सचर होती है। तो लोमी सॉइल यहाँ पे राजाओं, अमरपुर और शंभूगंज वाले एरिया में पाई जाती है। अब बात करते हैं क्यूल प्लेन के बारे में। देखिए, क्यूल प्लेन ये देख सकते हैं, चंदन प्लेन के जो है वेस्ट में लोकेटेड है क्यूल प्लेन। तो क्यूल प्लेन जो है वो चंदन प्लेन के वेस्ट में लोकेटेड है। और जो मोकम्मा ताल रीजन है, मोकम्मा ताल रीजन के ईस्ट में लोकेटेड है, और चकई प्लेट्यू के नॉर्थ में लोकेटेड है। और इस प्लेन में झाझा, सिकंदरा, लक्ष्मीपुर, पतसंदा और मजबा डेवलपमेंट ब्लॉक्स के जो एरिया है वो आते हैं।
और ये एरिया जो है वो थोड़ा सा रोलिंग इन नेचर है, यानी कि यहाँ पे जो ढलान है वो थोड़ी सी ज़्यादा है। और इसके एरिया में आते हैं चकई, सिमुलतला, गोदई और बिसुनपुर डेवलपमेंट ब्लॉक्स के एरिया। और क्यूल प्लेन का जो नॉर्थ वाला एरिया है, यहाँ की जो सॉइल है वो फर्टाइल है। वहीं जो साउथ वाला एरिया है, यहाँ की सॉइल जो है वो रफ़ है, क्योंकि यहाँ पे कंकड़ और पत्थर की जो मात्रा है सॉइल में वो ज़्यादा है। और जो स्लोप है इस प्लेन का वो साउथ से नॉर्थ की तरफ है। अब बात करते हैं ताल रीजन के बारे में। तो देखिए ताल रीजन जो है ये एक सॉसर शेप लो लैंड है, यानी कि ये इस शेप का एक लो लैंड है। और यहाँ पे बरसात में क्या होता है कि यहाँ पे पूरा पानी भर जाता है, और इसकी वजह से ये देखने में एक बड़े से लेक की तरह दिखाई देता है। तो गंगा नदी के जो साउथ साइड वाला एरिया है वो एरिया जो है उसको हम बोलते हैं ताल एरिया। तो देखिए ताल एरिया जो है वो गंगा नदी के साउथ में है, क्यूल प्लेन के वेस्ट में है, और जो सेंट्रल साउथ बिहार प्लेन है इसके ईस्ट में है। और ये एरिया जो है पटना से मोकामा तक फैला हुआ है, लगभग 25 किलोमीटर की दूरी है इसकी। यानी कि ताल रीजन का जो एरिया है वो 25 किलोमीटर में फैला हुआ है। और जो मोकामा ताल एरिया है, ये जो मोकामा का ताल है ये फतुआ से लेके लखीसराय तक फैला हुआ है, और इसको हम बोलते हैं बिहार डिजीज़। और यहाँ पे जो ज़मीन है उसका लगभग 1,06,200 हेक्टेयर्स जो है वो क्या होता है कि जब ज़्यादा बारिश होती है तो उस दौरान जो है ये पूरा का पूरा एरिया पानी में डूब जाता है। और इस एरिया में अलूवियल सॉइल की जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी प्रेजेंट है। और यहाँ पर जो नदियाँ फ्लो करती हैं वो गंगा नदी से डायरेक्टली ज्वाइन नहीं करती, बल्कि जाके ताल वाले एरिया में ही जाके खो जाती हैं। अब बात करते हैं सेंट्रल साउथ बिहार प्लेन की। देखिए सेंट्रल साउथ बिहार प्लेन का जो एरिया है ये ट्रायंगुलर शेप का एरिया है, और इसको हम मगध प्लेन ही बोलते हैं। एक बार मैप में देखते हैं इसको। तो देखिए मैप में जो आप ये ग्रीन कलर वाला एरिया देख रहे हैं ये जो है ये मगध प्लेन का एरिया है। और मगध प्लेन के नॉर्थ में गंगा नदी है, ईस्ट में ताल वाला एरिया है, साउथ में जो सदर्न हिल्स हैं वो प्रेजेंट हैं, और वेस्ट में है सोन नदी। और ये लगभग 1230 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करता है, जिसमें आते हैं गया डिस्ट्रिक्ट, जहानाबाद, औरंगाबाद, पटना, नालंदा और नवादा। तो इन सारे डिस्ट्रिक्ट्स में सेंट्रल साउथ बिहार प्लेन का जो एरिया है वो फैला हुआ है। और ये एरिया गंगा नदी और इनकी सहायक नदियाँ जैसे पुनपुन, सोन और फल्गु रिवर के वजह से बना हुआ है। बात करें इसके स्लोप की तो इसका स्लोप जो है वो साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ है। उसके बाद है शाहाबाद प्लेन। देखिए शाहाबाद प्लेन जो है वो सदर्न बिहार के वेस्ट पार्ट में लोकेटेड है, और इसके नॉर्थ में गंगा नदी है, ईस्ट में सोन नदी है, और साउथ में है कैमूर प्लेट्यू, और वेस्ट में इसके कर्मनाशा रिवर है। कर्मनाशा नदी वही है जो कि यूपी और बिहार के बीच में कुछ दूरी तक बॉर्डर बनाती है। और शाहाबाद प्लेन में कौन कौन से एरिया आते हैं तो भोजपुर का, बक्सर और कैमूर का एरिया आता है शाहाबाद प्लेन में। और शाहाबाद प्लेन जो है वो बना हुआ है गंगा नदी और इनकी ट्रिब्यूटरी जैसे कि कर्मनाशा और सोन रिवर की वजह से। और शाहाबाद प्लेन जो है वो 2 सब डिवीज़न में डिवाइडेड है। तो देखिए इस प्लेन का जो पहला पार्ट है वो गंगा नदी और ईस्टर्न रेलवे के मेन लाइन के बीच में है। वहीं जो दूसरा पार्ट है वो बिहार के सदर्न रेलवे से लेके कैमूर प्लेट्यू तक फैला हुआ है, और ये लगभग 5.7 थाउजेंड स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है वो कवर करता है। बात करते हैं शिवालिक रीजन की। तो देखिए वेस्ट चंपारण के नॉर्थ में लोकेटेड है शिवालिक रीजन, और जो हिमालय माउंटेन है, हिमालय माउंटेन का एक एक्सटेंशन ही है ये जो शिवालिक रेंज ऑफ माउंटेन्स हैं। और जो शिवालिक रेंज है ये लगभग 932 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला हुआ है, और यहाँ पर जो माउंटेन्स की एवरेज हाइट है वो 80 मीटर से 250 मीटर है, और बीच बीच में इन माउंटेन्स को जो है रिवर्स ने कट किया हुआ है। तो शिवालिक माउंटेन्स को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है सोमेश्वर रेंज, दूसरा है रामनगर दून, और तीसरा है हरहा वैली या दून वैली। तो आइए इसको पहले मैप में देखते हैं। तो देखिए इस मैप में आप देखेंगे सबसे ऊपर प्रेजेंट है सोमेश्वर हिल, सबसे नीचे रामनगर दून है, और इसके बीच में पड़ता है दून वैली। तो देखिए जो सोमेश्वर रेंज है वो बिहार के नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट में लोकेटेड है, और ये लगभग 784 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। और इसी का जो टॉप पार्ट है वो बिहार और नेपाल को अलग करता है, सेपरेट करता है। बात करें इसके लेंथ की तो देखिए इसकी लेंथ जो है वो त्रिवेणी कैनाल से लेके भिक्खन तोरी पास तक फैली हुई है, यानी कि लगभग जो है 70 किलोमीटर की लेंथ है इसकी। और यहाँ पे जो नदियों की स्पीड होती है वो काफ़ी तेज़ होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे कई पासेस का फॉर्मेशन हुआ है, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट हैं सोमेश्वर पास, भिक्खन तोरी पास और मरवत पास। और इन्हीं पासेस की वजह से बिहार और नेपाल के बीच में जो है एक रास्ता बना हुआ है। देखिए बिहार में जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो है सोमेश्वर फोर्ट, और ये सोमेश्वर रेंज में लोकेटेड है, जिसकी हाइट है 880 मीटर। बात करते हैं रामनगर पहाड़ियों की। तो देखिए रामनगर की जो पहाड़ियाँ हैं वो सोमेश्वर रेंज के साउथ में हैं,
और ये पहाड़ियाँ लगभग 32 किलोमीटर लंबी हैं और 8 किलोमीटर चौड़ी हैं। और रामनगर दून का जो सबसे हाईएस्ट हिल है वो है संतपुर हिल और इसकी हाइट 242 मीटर है। और रामनगर दून की जो पहाड़ियाँ हैं वो टोटल जो एरिया बिहार में कवर करती हैं वो 214 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करती हैं। इसके बाद बात करते हैं हरहा वैली की, या इसको वैली ऑफ दून भी बोलते हैं। तो वैली ऑफ दून जो है वो रामनगर और सोमेश्वर रेंज के बीच में लोकेटेड है। इसका जो लेंथ है वो है 24 किलोमीटर। अब बात करते हैं बिहार के जोलॉजिकल स्ट्रक्चर के बारे में। तो देखिए हमारे बिहार में जो है 4 तरह के रॉक्स पाए जाते हैं। पहला है धरवाड़, दूसरा है विंध्यन, तीसरा है टर्शियरी और चौथा है क्वाटरनरी। तो ये 4 तरह के रॉक जो हैं वो बिहार में मिलते हैं। तो धरवाड़ रॉक जो है वो साउथ ईस्ट बिहार में प्रेजेंट है, जैसे कि मुंगेर, जमुई और नवादा वाला जो एरिया है वहाँ पे। और जो विंध्यन रॉक्स है ये साउथ वेस्ट बिहार में प्रेजेंट है, जैसे कि कैमूर और सोनरिवर वैली वाला एरिया। उसके बाद जो टर्शरी रॉक है ये मेनली जो है वेस्ट चंपारण में प्रेजेंट है। और जो कोटनी रॉक है ये हिमालय से लेके पूरे छोटा नागपुर प्लेटू तक फैला हुआ है, यानी कि सबसे ज़्यादा अमाउंट में कोटनी रॉक प्रेजेंट है। तो देखिए बिहार का जो सदर्न प्लेट्यू है, जो कि छोटा नागपुर प्लेट्यू का भी एक पार्ट है, ये जो है प्री कैम्ब्रियन पीरियड में जो है ये फॉर्म हुआ था, यानी कि आज से कई मिलियन साल पहले जो है ये फॉर्म हुआ था। तो देखिए प्री कैम्ब्रियन का मतलब होता है कि लगभग 4600 से 500 to 42 मिलियन ईयर साल पहले। तो पहले धरवाड़ रॉक की बात करते हैं। तो देखिए धरवाड़ रॉक जो है ये प्री कैम्ब्रियन एरा का रॉक है और ये रॉक जो है बिहार के साउथ ईस्ट साइड में है। मैप में देखते हैं इसको। तो ये जो आप ब्राउन कलर वाला एरिया देख रहे हैं ये है धरवाड़ रॉक का एरिया। तो देखिए जो धरवाड़ रॉक है वो बिहार के जमुई, नवादा, मुंगेर हिल, खड़गपुर हिल, राजगीर और बोधगया में प्रेजेंट है। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स भी पाए जाते हैं, जैसे कि शिस्ट, जेनेसिस, ग्रेनाइट, फाइलाइट और क्वार्ट्जाइट। और इसी रॉक के नीचे जो है हमको कोबाल्ट के, मैग्नीज के, माइका के और क्रोमियम के डिपॉजिट मिलते हैं। उसके बाद है विंध्यन रॉक। विंध्यन रॉक भी जो है ये प्री कैम्ब्रियन एरा का रॉक है और ये जो है साउथ वेस्ट बिहार में पाया जाता है। तो इसको मैप में देखते हैं। देखिए जो ये वाला एरिया है ये है विंध्यन रॉक का एरिया। देखिए जो विंध्यन रॉक्स हैं वो सोन नदी के नॉर्थ में प्रेजेंट हैं। अगर बात करें डिस्ट्रिक्ट की तो कैमूर और रोहतास डिस्ट्रिक्ट वाला जो एरिया है वहाँ पे विंध्यन रॉक्स मिलते हैं। और आपको पता है कि कैमूर प्लेट्यू को हम रोहतास प्लेट्यू भी बोलते हैं। तो जो विंध्यन रॉक्स हैं ये 2 पार्ट में डिवाइडेड हैं, लोअर विंध्यन ऑर्डर और अपर विंध्यन ऑर्डर। तो जो लोअर विंध्यन ऑर्डर, या इसको आप बोल सकते हैं सेमी ऑर्डर रॉक, ये जो है रोहतास डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है और सोन नदी के नॉर्थ में ये रॉक पाया जाता है और काफ़ी नैरो स्ट्रिप में यहाँ पे अवेलेबल है। और इस एरिया का यूज़ लाइमस्टोन और सैंडस्टोन के माइनिंग के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे सीमेंट से संबंधित जो रॉ मटेरियल्स हैं वो इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, इसीलिए यहाँ पे सीमेंट इंडस्ट्री भी काफ़ी डेवलप कर चुकी है। उसके बाद देखिए जो अपर विंध्यन का रॉक है ये रॉक जो है रोहतास और कैमूर डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है और यहाँ पे कई मिनरल्स भी पाए जाते हैं, जैसे कि सैंडस्टोन, शेल, कॉन्ग्लोमरेट और क्वार्ट्जाइट। और आपको पता है कि बिहार जो है वो पायराइट का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है। रोहतास का जो अमझोर वाला एरिया है यहाँ पे सबसे ज़्यादा पायराइट का प्रोडक्शन होता है और यहाँ के पायराइट में जो सल्फ़र का अमाउंट है वो लगभग 40% है। और पायराइट कहाँ पे यूज़ किया जाता है? तो पायराइट जो है सल्फ्यूरिक एसिड की इंडस्ट्रीज़ में, पेपर इंडस्ट्री, रबर इंडस्ट्रीज़ और शुगर के इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। तो देखिए जो ये विंध्यन ऑर्डर के रॉक्स हैं ये बिना किसी फॉसिल के फॉर्म होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो ऑर्गेनिक मैटर है वो जो रॉक्स हैं उनके नीचे प्रेजेंट होता है। और इन्हीं रॉक्स का यूज़ किया गया है सासाराम में जो शेरशाह सूरी का मकबरा है उसको बनाने के लिए। इसके अलावा जो सारनाथ में सांची स्तूप बना हुआ है उसको बनाने के लिए, और जो लाल किला है उसके कंस्ट्रक्शन में यूज़ हुआ है, और दिल्ली के जामा मस्जिद के कंस्ट्रक्शन में भी यहीं का जो रॉक है वो यूज़ किया गया है। अब बात करते हैं टर्सरी रॉक्स की। तो देखिए जो टर्सरी रॉक्स हैं ये शिवालिक माउंटेन रेंजेस में पाए जाते हैं, यानी कि हिमालय के साउथ साइड में। और टर्सरी रॉक्स जो हैं ये टर्सरी एरा के मायोसीन पीरियड में बने हुए हैं। और टर्सरी रॉक्स सोमेश्वर की पहाड़ियाँ और जो दून वाली वैली है वहाँ पे ये रॉक्स जो है वो पाए जाते हैं। तो इसको मैप में देखते हैं। तो देखिए ये जो सबसे ऊपर आप ऑरेंज वाला एरिया देख रहे हैं यहाँ पे मिलता है टर्सरी रॉक। अब बात करें कोटनी रॉक्स की। तो देखिए जो कोटनी रॉक्स हैं ये प्लेस्टोसीन और होलोसीन पीरियड में जो है फॉर्म हुए हैं। तो देखिए जो गंगा नदी का जो प्लेन है वो गंगा नदी और उनकी जो सहायक नदियाँ हैं उसकी वजह से इस प्लेन का जो है फॉर्मेशन हुआ है। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि बहुत पहले यानी कई मिलियन साल पहले जो है यहाँ पे एक तिथाई सीज हुआ करती थी और उसके रेमिनेंट्स ने भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है जो ये प्लेन है उसके फॉर्मेशन में। तो आइए देखते हैं कि जो तिथाई सी है ये पहले कहाँ पे लोकेटेड थी।
तो देखिए इस इमेज में आप लोरेशिया और गोंडवाना जो आइलैंड है वो देख सकते हैं, और लोरेशिया के नीचे आप देखेंगे तो आपको तेथाई सीज दिखेगी। तो इंडिया की जो प्लेट है वो जाके लोरेशिया के प्लेट से टकराती है, जिसकी वजह से जो हिमालय है उसका फॉर्मेशन होता है। लेकिन उससे पहले जो है यहाँ पे तेथाई सीज प्रेजेंट थी। तो प्रेजेंट टाइम में जो आप प्लेन देख रहे हैं वो प्लेन जो है गंगा नदी और उनकी सहायक नदियों की वजह से फॉर्म हुआ है। इसके अलावा जो तेथाई सीज है इनके रेमिनेंस की वजह से भी फॉर्म हुआ है। देखिए जो बिहार प्लेन है ये गैंजेटिक प्लेन का भी पार्ट है, और यहाँ पर क्वाटरनरी एरा के जो रॉक्स हैं वो प्रेजेंट हैं, और अभी भी इनका जो फॉर्मेशन है वो हो रहा है। तो यहाँ पर जो रॉक्स पाए जाते हैं वो एलुवियम, सैंड, ग्रेवल, स्टोन और कॉन्ग्लोमरेट के मिक्सचर से बने हुए रॉक हैं। अब देखिए बिहार के नेचुरल और सोशियो कल्चरल फैक्टर्स के बेसिस पे हम बिहार के ज्योग्राफिकल रीजन को 10 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो आइए इन 10 पार्ट को बारी बारी कवर करते हैं। तो पहला है तराई क्षेत्र। तो तराई क्षेत्र आप यहाँ देख सकते हैं, ये वाला जो एरिया ऊपर वाला देख रहे हैं ये तराई क्षेत्र का एरिया है। तो देखिए तराई क्षेत्र जो है वो गंगा के नॉर्दर्न प्लेन में लोकेटेड है, या आप बोल सकते हैं कि ये बिहार के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है। इसके अलावा बिहार के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में जो सोमेश्वर रेंज की वाली पहाड़ियाँ हैं वो भी आ जाती हैं। इसके अलावा जो रामनगर दून की पहाड़ियाँ हैं वो भी आ जाती हैं। और यहाँ पे जो एनुअल एवरेज रेनफॉल है वो 140 सेंटीमीटर से भी ऊपर हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे एग्रीकल्चर कर पाना, खेती कर पाना संभव नहीं हो पाता। लेकिन यहाँ पर लोग जो है वो ट्रेडिशनल मेथड और नए टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर करने के लिए। और जो ये नॉर्थ ईस्टर्न तराई क्षेत्र है ये पूर्णिया में, अररिया में और किशनगंज में आता है, और ये बिहार का सबसे ज़्यादा बारिश वाला एरिया है, और यहाँ पे सालाना लगभग 200 सेंटीमीटर तक की बारिश जो है वो हो जाती है। और इसी की वजह से यहाँ की जो लैंड है वो काफ़ी फर्टाइल है, जो कि राइस, जूट या शुगर केन जैसे जो क्रॉप्स हैं वो जो है ग्रो करने के लिए काफ़ी सही है। लेकिन ज़्यादा बारिश होने की वजह से क्या होता है कि ये एरिया जो है वो काफ़ी स्वैम्पी हो जाता है और डेंसली फॉरेस्टेड हो जाता है। इसके बाद है घाघरा गंडक दोआब। तो घाघरा नदी और गंडक नदी के जो बीच वाला एरिया है उसको हम बोलते हैं घाघरा गंडक दोआब। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे है घाघरा नदी और यहाँ पे है गंडक नदी, और इन दोनों के बीच का जो एरिया है उसको हम बोलते हैं घाघरा गंडक दोआब। तो घाघरा गंडक दोआब का जो एरिया है यहाँ पर जो एनुअल रेनफॉल है वो लगभग 120 सेंटीमीटर की होती है, और ये सारण डिस्ट्रिक्ट, सिवान और गोपालगंज में फैला हुआ है। और यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं उसमें राइस, मेज़, वीट, शुगर केन, ऑयल सीड और पल्सेस हैं। तो ये एरिया जो है वो एग्रीकल्चरल बेसिस पे जो है काफ़ी प्रॉस्परस है, इसीलिए यहाँ आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो देखने को मिलेंगी। और यहाँ पे जो शुगर केन का प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, इसीलिए यहाँ पे शुगर इंडस्ट्रीज जो हैं वो वेल डेवलप्ड हैं। और जो मेजर सेंटर है वो गोपालगंज है, छपरा, सिवान, मीरगंज और महाराजगंज। उसके बाद है गंडक कोसी दोआब। देखिए गंडक कोसी दोआब जो है इसमें कौन कौन से एरिया आते हैं, तो ईस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, वैशाली, मधुबनी और बेगूसराय। तो काफ़ी बड़ा एरिया जो है ये गंडक कोसी दोआब का है। इसमें देखिए मैप में, तो ये एरिया आप जो पूरा देख रहे हैं ये एरिया गंडक कोसी दोआब का है। तो इधर हो गई गंडक रिवर और इधर हो गई कोसी रिवर, इन दोनों के बीच का जो एरिया है वो है गंडक कोसी दोआब। और इस रीजन में जो है काफ़ी इंडस्ट्रीज़ प्रेजेंट हैं, और जो मेजर इंडस्ट्रीज़ हैं इसमें शुगर और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ हैं। इसके अलावा आपको पता है कि दरभंगा जो है वो मैंगोज़ के लिए फेमस है, मुजफ्फरपुर लीची के लिए है, और हाजीपुर जो है वो बनाना के लिए है। इसके अलावा यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्रॉप में राइस, मेज़, शुगर केन, वीट, पल्सेस और ऑयल सीड्स हैं। अगर बात करें कैश क्रॉप की, कैश क्रॉप में यहाँ पे शुगर केन, टोबैको और रेड चिलीज उगाई जाती हैं। और जो मेन शुगर इंडस्ट्री सेंटर है वो है चनपतिया में, सुगौली में, समस्तीपुर, मोतिहारी और बगहा में। और यहाँ का बरौनी जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल टाउन है, और बरौनी जाना जाता है अपने फर्टिलाइज़र प्लांट, ऑयल रिफाइनरी और थर्मल पावर स्टेशन के लिए। इसके अलावा बरौनी और मुजफ्फरपुर में जो डेयरी इंडस्ट्री है वो काफ़ी डेवलप कर चुकी है। बात करते हैं कोशी महानंदा दोआब की। देखिए कोशी महानंदा दोआब में पूर्णिया का एरिया आता है, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, खगड़िया और सहरसा का एरिया आता है। तो उसको मैप में देखिए, तो ये एरिया आप जो देख रहे हैं ये है कोसी महानंदा दोआब। तो ये कोसी रिवर और महानंदा नदी के जो बीच का एरिया है वो है कोसी महानंदा दोआब। तो देखिए ये एरिया जो है काफ़ी फ्लड वाला एरिया है, यहाँ पे बहुत जल्दी जो है फ्लड्स आते हैं। ये एरिया जो है एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और ट्रांसपोर्ट में जो है काफ़ी पीछे है, और बारिश ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है कि जो कोसी रिवर है उसमें फ्लड आ जाता है। इसके अलावा जो कोसी की सहायक नदियाँ हैं उनमें भी बाढ़ आ जाती है, इसकी वजह से जो यहाँ पे एग्रीकल्चर है वो सही तरीके से नहीं हो पाता है।
लेकिन सरकार के द्वारा जो है कुछ स्टेप्स लिए गए हैं, जैसे कि जो कोसी प्रोजेक्ट है उसके तहत जो है फ्लड को कंट्रोल करने के लिए स्टेप्स लिए गए हैं, लेकिन फिर भी जो फ्लड है वो कंट्रोल इस एरिया में नहीं हो पाता है। उसके बाद है कर्मनासा और सोन दोआब। तो कर्मनासा नदी और सोन नदी के बीच का जो एरिया है वो ये एरिया है। इसमें भोजपुर आता है, रोहतास, कैमूर और बक्सर आता है। यहाँ पे रेनफॉल जो है उतनी मात्रा में नहीं होती, रेनफॉल जो है यहाँ पे कम होती है, लेकिन यहाँ पे जो है कैनाल सिस्टम डेवलप किया गया है। तो सोन नदी के ऊपर बांध बना के जो है यहाँ पे एक कैनाल सिस्टम बनाया गया है और यहाँ पे कैनल्स के थ्रू इरिगेशन किया जाता है। और यहाँ के जो मेन क्रॉप है वो है राइस। इसके अलावा वीट, पल्सेस, ऑयल सीड और पोटैटोस भी उगाए जाते हैं। तो इस एरिया में जो एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं इनके लिए अच्छा पोटेंशियल है। खासकर जो राइस मिल है, राइस मिल्स जो हैं यहाँ पे डेवलप किए जा सकते हैं। उसके बाद है सोन क्यूल दोआब। तो देखिए सोन क्यूल दोआब मैप में, तो ये एरिया आप जो देख रहे हैं ये एरिया जो है सोन क्यूल दोआब का एरिया है। सोन क्यूल दोआब जो है वो सदर्न बिहार प्लेन में लोकेटेड है और इसमें आता है पटना, जहानाबाद, गया, नालंदा, औरंगाबाद, अरवल, लखीसराय और नवादा। तो ये सारे डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो सोन क्यूल दोआब के एरिया में आते हैं और इस एरिया में जो रेनफॉल है वो काफ़ी कम होती है, इसीलिए यहाँ पर जो है सूखा देखने को मिलता है। देखिए जो अरवल डिस्ट्रिक्ट है और जो औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे खेती करने के लिए जो है जो सोन कैनाल सिस्टम है उसका यूज़ किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी टाइम जो है सूखा रहता है। तो इसी की वजह से सोन कैनाल सिस्टम का यूज़ किया जाता है अरवल और औरंगाबाद में इरिगेशन के लिए। यहाँ के जो मेजर क्रॉप्स हैं इसमें राइस, वीट, चिकपी, लेंटिल्स और खेसरी पल्सेस हैं। और इस एरिया के बिहार शरीफ और ओबरा में जो सिल्क इंडस्ट्रीज़ हैं वो काफ़ी डेवलप्ड हैं। इसके अलावा हैंडलूम इंडस्ट्रीज़ और जो कारपेट इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी वेल डेवलप्ड हैं। जैसे कि कारपेट इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो मानपुर गया में है और जो सीमेंट और एडिबल ऑयल की इंडस्ट्री है वो है औरंगाबाद में। बात करें ईस्टर्न सेंट्रल बिहार प्लेन की, तो ईस्टर्न सेंट्रल बिहार प्लेन में आता है मुंगेर, बांका और भागलपुर। आइए इसको मैप में देखते हैं। तो ये एरिया आप जो देख रहे हैं ये एरिया है ईस्ट सेंट्रल बिहार प्लेन का एरिया। तो ईस्ट सेंट्रल बिहार प्लेन जो है वो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री में दोनों में काफ़ी बैकवर्ड है। यहाँ के जो मेन क्रॉप्स हैं वो राइस, ऑयल सीड और पल्सेस हैं। तो यहाँ पे इरिगेशन जो है वो उतना वेल डेवलप्ड नहीं है, लेकिन फिर भी इरिगेशन को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे रिजर्वॉयर्स का निर्माण किया गया है, जैसे कि चंदन, क्यूल और बरुआ रिवर्स पे जो रिजर्वॉयर हैं वो बनाए गए हैं। इसके अलावा मुंगेर में कुछ इंडस्ट्रीज़ हमको देखने को मिलती हैं, जैसे कि जो फायर आर्म और टोबैको और डेयरी की इंडस्ट्री प्रेजेंट है मुंगेर में। इसके अलावा भागलपुर में सिल्क इंडस्ट्री प्रेजेंट है। उसके बाद है गंगा डायरा रीजन। ये एरिया जो है वो काफ़ी फ्लड से अफेक्टेड रहता है। तो यहाँ पर जो किसान होते हैं वो जो है टेम्प्रेरी सेटलमेंट्स बना के खेती किया करते हैं और यहाँ पे जो लोग घर बना के रहते हैं उनका घर जो है ग्रास और बैम्बू का होता है, ताकि जैसे ही अगर बाढ़ आने वाली होती है तो अपना घर वहाँ से हटा लेते हैं। और ये रीजन अपने रबी क्रॉप और वेजिटेबल प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है और हर साल फ्लड आने के बाद जो है नया ये दायरा रीजन जो है वो फॉर्म किया जाता है, बनाया जाता है। इसके बाद है कैमूर प्लेट्यू। देखिए कैमूर प्लेट्यू जो है वो कैमूर और रोहतास डिस्ट्रिक्ट तक फैला हुआ है, यानी कि ये बिहार के साउथ वेस्टर्न साइड में पड़ता है और जो विंध्या रेंज है उसी विंध्या रेंज का ये पार्ट है कैमूर प्लेट्यू। इसको मैप में देखते हैं। देखिए ये वाला जो आप एरिया देख रहे हैं ये कैमूर प्लेट्यू का एरिया है और रोहतास और कैमूर डिस्ट्रिक्ट में ये एरिया जो है वो फैला हुआ है। और कैमूर प्लेट्यू 350 मीटर हाई है और ये 1200 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है वो कवर करता है। इसके जो मेन क्रॉप्स हैं यहाँ पे राइस, वीट और पल्सेस जो हैं वो ग्रो किए जाते हैं और यहाँ पे हिली टेरेन है, जिसकी वजह से यहाँ पे स्टोन बेस्ड इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो डेवलप हुई हैं और कैमूर प्लेट्यू में पाइराइट्स और फॉस्फेट्स पाए जाते हैं। इसके अलावा अमजोर में जो है सल्फ़र बेस्ड इंडस्ट्रीज़ प्रेजेंट हैं और बंजारी में प्रेजेंट है जो लाइमस्टोन बेस्ड सीमेंट इंडस्ट्रीज़ हैं। इसके बाद है माइका रीजन। देखिए झारखंड का जो कोडरमा डिस्ट्रिक्ट है वो माइका बेल्ट के लिए काफ़ी फेमस है, लेकिन माइका बेल्ट का कुछ एरिया जो है वो बिहार में भी आता है और ये बिहार के जमुई, गया और नवादा डिस्ट्रिक्ट में जो है फैला हुआ है। तो देखिए मैप में जो आप ये वाला एरिया देख रहे हैं ये एरिया जो है वो माइका रीजन का एरिया है। इसके अलावा इस एरिया में टिम्बर, सिल्क और लैक का भी प्रोडक्शन होता है और जो एग्रीकल्चर क्रॉप है इसमें राइस, पल्सेस और ऑयल सीड्स आते हैं। तो हमने बिहार के 10 लैंडफॉर्म के बारे में देखा और कुछ रीजन्स ऐसे थे जो काफ़ी प्रॉस्परस थे, काफ़ी डेवलप्ड थे, वहीं कुछ रीजन्स ऐसे थे जो काफ़ी बैकवर्ड थे और कुछ रीजन ऐसे भी देखने को मिले हैं जहाँ काफ़ी फ्लड होता है, जहाँ काफ़ी बाढ़ आती है और कुछ रीजन्स ऐसे थे जहाँ पे काफ़ी सूखा रहता है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। इसका जो नोट्स है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।